हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैंगिक जनन, वो भी आवर्तबीजी पौधे में। मैंने आपको इसके पहले जनन के बारे में बताया कि जीवों का अपनी अपनी संख्या में वृद्धि करना, ये जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो बना कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसमें जानेंगे लैंगिक जनन। और मैंने आपको उदाहरण बताया था आवर्तबीजी पौधा, दूसरा होता है मनुष्य। पहले हम जानेंगे आवर्तबीजी पौधे में। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो है आवर्तबीजी पौधा है। तो एक एक करके हम इसके भाग जानते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। नीचे जो है इसका पुष्प का डंठल है, जो हर पुष्प में होता है, आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद है ये, इसको बोलते हैं हम पुष्पधर, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है पुष्प पूरा। और फिर उसके बाद होता है बाह्य दल, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। और ये जो बाह्य दल रहता है ये हरे रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करता है। कौन करता है? बाह्य दल। अब जानते हैं दलपुंज, इसको दलपुंज कहते हैं। ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है और इसके कारण जो कीट हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि पुष्प के पास आते हैं। अब जानते हैं अंदर का भाग। ये स्टार्टिंग होता है इससे पुंकेसर से, इसको हम बोलते हैं पुष्प का नर भाग। ये होती है इसकी आकृति। सबसे पहले मैं इसकी तने के बारे में बताना चाहूँगा। ये पतली सी तना है इसका, जिसको बोलते हैं हम तंतु। और ये ऊपर देखेंगे हम, यहाँ पर एक पंखुड़ी टाइप की है, जिसको बोलते हैं हम परागण। ये पूरा जो है इसको भाग को बोलेंगे हम परागण, और परागकोश बोलेंगे इसी वाले भाग को। ये जो देख रहे हो आप लोग गोल गोल, ये क्या है? परागण है। अब ये परागण है, यही इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, इन दोनों में निषेचन करा। तो अब हमने क्या जाना? पुष्प का नर भाग, जिसको मैंने अलग से आपको बताया है, इसकी फुली आकृति पूरी डिटेल। तो इसमें क्या क्या होता है? परागण होता है जो ऊपर रहता है, ये देख सकते हो। और इसमें क्या होता है? परागकोश, परागकोश ही में उपस्थित, यानी ऊपर शीर्ष भाग में उपस्थित रहते हैं परागकण। अब परागकण जो आते हैं कहाँ पर? अंडाशय, जिसको बोलते हैं हम मादा भाग। इसको जानते हैं मादा जो अंडाशय है वो, उसकी आकृति किस प्रकार रहती है। ये है मादा भाग। अब इसमें जानेंगे पूरी डिटेल में। सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। नीचे जो रहता है इसका अंडाशय, यानी ये जो है अंडाकार आकार का है, इसको बोल रहे हैं हम अंडाशय। अब इसके अंदर भीतरी भाग होता है बीजांड, जो बीज रहता है ना, जो पौधे में बीज रहता है वही है बीजांड। और इससे क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है बीज से, बीजांड बोलते हैं इसको। इसके ऊपर भाग देखें, ये पतला, जिसको मध्य भाग बोलेंगे हम अंडाशय का, इसको बोलते हैं वर्तिका। इसके ऊपरी भाग रहता है वर्तिकाग्र, ऊपरी इस तरीके से। तो इतनी आसानी से नाम है इसके, बा से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका। अंडाशय जो अंडाकार आकार की है, सिंपल से नाम है, आसानी से लर्न रहेंगे। अब जानते हैं इसकी क्रिया किस प्रकार से होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि नर पुष्प का नर जो भाग रहता है उसमें पाए जाते हैं परागकण, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अब वो आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? जो अंडाशय है उसकी वर्तिकाग्र, यहाँ पर आते हैं। जब परागकण यहाँ पर आ जाते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है। और जब अंकुरित हो जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर दो नर युग्मक बन जाते हैं। जब नर युग्मक अंकुरित होते हैं तभी क्या होती है? परागनली का निर्माण हो जाता है। अब ये परागनली यहाँ से यहाँ पर मिलती है बीजांड पर। एक नर युग्मक मिल जाता है अंडकोशिका से, और अंडकोशिका से मिलकर वह भ्रूण बनाता है। और एक जो नर युग्मक है वह मिल जाता है ध्रुव कोशिका से, जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और ये क्रिया कहलाती है क्रिया संलयन।
त्रियसल्यन क्रिया भी इसको हम कहते हैं। स्वपरागण में क्या हो जाता है, एक ही पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकण पहुँच जाते हैं उसी पुष्प के अंडाशय के ऊपरी भाग, जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और वहाँ से पहुँचते हुए वह पहुँच जाता है बीजांड में। तो इससे निषेचन क्रिया हो जाती है, ये हो जाता है स्वपरागण। परपरागण में क्या होता है कि एक ही जाति के पौधे में हो जाता है ये। अब जैसे ये जो है आवर्तबीजी पौधा है, तो ये आवर्तबीजी ही पौधे में होगा, लेकिन दूसरे पुष्प के आएंगे इसमें पुंकेसर से आएंगे परागकण। अब ये परागकण कैसे आएंगे, तितली द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा आदि इन माध्यमों द्वारा आ जाते हैं वर्तिकाग्र तक। परपरागण में किसी दूसरे पुष्प की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी जाति के। स्वपरागण में वही पुष्प रहेगा, उसी पुष्प में लगा रहेगा पुंकेसर, और उसी पुंकेसर से निकलेंगे परागकण। वह इसी से एक परिभाषा बनती है, वो परिभाषा बनती है परागकण की। इसकी छोटी सी परिभाषा होगी, पुष्प में नरजनांग पुंकेसर के परागकोश में उपस्थित परागकणों का किसी बाह्य माध्यम द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्रिया कहलाती है परागण। तो ये इसमें एक परिभाषा बन जाती है, ये सबसे ज़्यादा आती है